हेलो बच्चों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने बारे में। माय नेम इज़ भावना एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स। पिछले 7 साल से मैं बच्चों को बायोलॉजी टीच कर रही हूँ। और बेटा यहाँ पे जो आपका हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है उसमें भी मैं आपको बायोलॉजी टीच करने वाली हूँ। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा आपका हॉर्टिकल्चर का जो एग्ज़ाम है वो 300 मार्क्स का है, जिसमें से पेपर 1 आपका है 100 मार्क्स का, पेपर 2 जो आपका होगा वो 200 मार्क्स का होगा, राइट। तो हम यहाँ पे पेपर 2 की बात करेंगे जो आपका सब्जेक्टिव है, लाइक जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है। जैसे आपने बायोलॉजी अगर चूज़ किया है, ठीक है, तो उसमें आपका जो भी सिलेबस रहेगा वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बायोलॉजी की, तो बेटा बायोलॉजी आपकी कितने मार्क्स की आ रही है आपको पता है, 200 मार्क्स की आ रही है। और इस 200 मार्क्स में से भी आपका जो 100 मार्क्स है बेटा, 100 मार्क्स का जोलॉजी आ रहा है, ठीक है, जो आपका जंतु विज्ञान है। और जो आपका बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है, ठीक है, वो भी 100 मार्क्स का आ रहा है, राइट। अच्छा, ये तो हुई मार्क्स की बात बेटा, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपको एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आप करोगे तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के करना, ठीक है। क्योंकि उसमें 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपके 4 मार्क्स, लाइक अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना है, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो मैंने बनाने की ज़रूरत बेटा क्यों पड़ी है, क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, डाउट्स थे कि मैम कैसे हम लोग करेंगे इतना सिलेबस इतने कम टाइम में, और क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, ठीक है, क्या किस चीज़ के ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ें क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले तो हम लोग बेटा थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपका बॉटनी का, ठीक है, वनस्पति विज्ञान का, तो इसमें कुछ आपकी लगभग 12 यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स हैं टोटल, ठीक है। तो 12 यूनिट्स में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहली आपकी यूनिट है साइटोलॉजी की यूनिट। तो साइटोलॉजी की यूनिट में बेटा हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो सेल के बारे में पढ़ेंगे। साइटोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, राइट। तो सेल के बारे में कितनी तरीके की सेल होती है बेटा, यूकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। उन सेल के अंदर जो आपने ऑर्गेनेलीज पढ़ी हुई हैं उनकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स के बारे में। और जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन आपने पढ़ा होगा उसकी बात करेंगे, जिसमें आपका माइटोसिस मियोसिस आता है, वो चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आरएनए और डीएनए के बारे में, तो जितनी भी सेल के अंदर चीजें होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट फर्स्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक नीचे की तरफ ना हर एक यूनिट के लास्ट में एक चीज दी हुई है, करंट जर्नल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दीज टॉपिक्स। लाइक मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी नई जो रिसर्च हो रही है या फिर नई भी चीजें ऐड हो रही है, कोई भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड कोई भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो वो चीजें हम लोगों ने देखनी है। वो मैं आपको करा दूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट आगे लाइक नई चीजें ऐड हो रही होंगी मैं आपको यहाँ पे साथ साथ कराती चलूंगी, ठीक है, जो भी कुछ कोरिलेट चीजें होंगी, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये जनरल नॉलेज वाला पोर्शन क्या है, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, जो नई चीजें ऐड होती हैं वही आपने इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। दूसरा बेटा यूनिट आएगा माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है आपको पता है, हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं या जो आपके बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे, विषाणु जिसको बोलते हैं उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है, किस तरीके से ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे, बैक्टीरियोफेज मतलब जो वायरस को अटैक करते हैं उनकी बात करेंगे हम लोग, उनका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसकी डिस्कशन करेंगे। बैक्टीरिया में भी हम लोग उस बैक्टीरिया के टाइप्स की बात करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे, ठीक है, और उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारी सेकेंड यूनिट के बारे में। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड यूनिट, ठीक है। अब ये थर्ड यूनिट क्या है बेटा, थर्ड यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे फंजाई और प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, ठीक है। ये फंगाई क्या होती है आपको पता है, ठीक है। फंगाई के बारे में, फंगाई जो होती है उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है, किस तरीके से वो खाना अपना
लेती है, न्यूट्रिशन कैसे लेती है, ठीक है। अलग अलग फंजाई की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसे ये वाली फंजाई है, पेनिसिलियम, यीस्ट, पक्सीनिया, एग्रिकस, इनकी जो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी वो हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो इसमें पोर्शन है प्लांट पैथोलॉजी का पोर्शन है। प्लांट पैथोलॉजी का मतलब होता है बेटा जो प्लांट के अंदर डिजीज होती है उन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, और जो डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज कॉज करता है, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। अगर हम यूनिट 5th की बात करें, ठीक है, तो जो 5th यूनिट होगी उसमें आपका आएगा बेटा एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा। ये चीजें बेटा आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ इतना सारा सिलेबस है, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ पता नहीं क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स हैं। मोस्टली 80% आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, 80% का सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने जो भी पढ़ी हुई चीजें है ना उनको और शार्प तरीके से पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, कोड्स बना के याद करना है। वो चीजें हम लोग मिलके करेंगे जब आपका क्लास शुरू होएगा मंडे को, ठीक है, जो मंडे को बैच शुरू हो रहा है 17 अक्टूबर से, ठीक है। उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि सारे कोड्स बना के हम पढ़ेंगे, डायग्राम्स बना के, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे, बस चीजों को शार्प करेंगे और कुछ नहीं है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बच्चे एक एक महीने भी अपनी तैयारी करके और एग्जाम क्लियर करते हैं, ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यूनिट 4th की बात करते हैं जिसमें एल्गी, लाइकेंस और ब्रायोफाइटा की बात करेंगे। तो अगर एल्गी की बात करें बेटा, एल्गी आपने पढ़ रखा है, एल्गी की क्लासिफिकेशन, कितने तरीके की एल्गी होती है, कुछ 3 तरीके की एल्गी होती है, ठीक है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इन सब की बारे में बात करेंगे, ठीक है, उनके रिप्रोडक्शन क्या होता है, उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या उनका इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। अलग अलग अलगीज के बारे में बात करेंगे, जैसे क्लाइमेडोमोनास की बात करेंगे, वुचेरिया, ठीक है, डायटम्स, इन सब की बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा आपका आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका लाइकेंस, ठीक है। तो लाइकेंस जो होते हैं, ठीक है, वो आपको पता है कि एल्गी और जो आपका फंगाई होता है उन दोनों के बीच का एक लाइक दोनों का एसोसिएशन होता है, उसको लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस तरीके से उनके बीच में रिलेशनशिप होता है, किस तरीके से वो प्रजनन करती हैं, और क्या उनका एक आर्थिक रूप से हमारे लिए महत्व होता है, वो चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या है लाइकेंस, वो चीज आपने पढ़ रखी है, हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे, ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी हुई है। तो ब्रायोफाइटा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या इसकी हैबिटेट कहाँ रहता है, क्या इसकी लाइफ हिस्ट्री होती है, क्या इसकी लाइक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, ठीक है। तो ये चीजें डिस्कस करेंगे, फिर दोबारा से जो भी नई चीजें होंगी करंट जनरल नॉलेज के बारे में, ठीक है, वो बात करेंगे, ठीक है। अब अगर हम यूनिट 5th की बात करें बेटा, तो यूनिट 5th में आपका क्या आएगा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, ये भी आपने पढ़ रखा है, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स। टेरिडोफाइटा के जो भी फीचर्स हैं, कहाँ टेरिडोफाइटा रहते हैं, किस तरीके से ये इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, क्या इनकी लाइफ हिस्ट्री होती है, क्या इनका रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, वो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स की अगर बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स के भी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बात करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन, जिम्नोस्पर्म्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं फर्दर और भी चीजों में, क्या इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, और क्या इनका मॉर्फोलॉजी रहेगा, मतलब वो देखने में कैसे होंगे, और किस तरीके से वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, फॉसिल्स होते हैं ये, ठीक है, इनका किस तरीके से आपका ये फॉसिलाइजेशन करेंगे वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें आपकी 6th यूनिट की, तो 6th यूनिट में टैक्सोनॉमिक ऑफ एंजियोस्पर्म होगा। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि एंजियोस्पर्म का क्या करना, उनके बारे में लाइक उनका जो नेमिंग हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 6 में, ठीक है। बेसिकली जो पढ़ेंगे बेटा वो एंजियोस्पर्म की ही बात करेंगे, ठीक है, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या इसमें फैमिलीज होती हैं, देखो इतनी सारी फैमिलीज दी हुई हैं, ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या फैमिलीज के क्या क्या यहाँ पे टेक्सोनॉमीज होती हैं, कौन सी कैटेगरीज के अंदर रखते हैं, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। अब एक जो आपका 7th यूनिट आएगा वो एनाटॉमी आएगा। एनाटॉमी मतलब जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं उनकी एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी मतलब उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है,
मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। तो बेटा इस यूनिट 7th में कुछ नहीं है, एनाटॉमी में हम लोग उसकी टिश्यूज पढ़ेंगे। और ये चीजें आपने पहले पढ़ भी रखी हैं कि इसके अंदर जो ऊतक होते हैं वो स्थायी ऊतक भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी तरीके के ऊतक होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट्स, डाइकोट्स जो होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री जो होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इनके अंदर एनुअल रिंग्स बनती हैं, हार्ट वुड बनती है, ठीक है, पैराडर्म बनता है, ये सब चीजें क्या है वो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, जब पढ़ने लगेंगे तो सब ईजी लगने लग जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आप 8th की बात कर रहे हो, इट इज प्लांट फिजियोलॉजी बेटा, ठीक है, इट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब जो आपका प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब उसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि बहुत सारी डिफ्यूजन होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन होता है, इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है बेटा, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर होती हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे कि फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। फिजियोलॉजी जैसे हमारी फिजियोलॉजी होती है ना, ठीक है, जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं, हम लोग सर्कुलेशन करते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, इम्बाइबिशन हो रहा है, क्यों हो रही है ये चीजें, ठीक है। ये चीजें सारी जो इंग्लिश में लिखी हुई है ना, वो हम हिंदी में भी पढ़ेंगे, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्स चलेगा, ठीक है। तो ये भी डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, कि हाँ कभी इंग्लिश इंग्लिश में ही मैम पढ़ाएंगी, नहीं, इंग्लिश हिंदी बेटा दोनों हम लोग साथ लेके चलेंगे, ठीक है। हालांकि आपका ये इसमें हिंदी में दिया, इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आए, ठीक है, प्रॉपरली समझ में आए, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपिरेशन में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है, किस तरीके से आपका जो प्लांट है वो ट्रांसपिरेशन करता है, किस किन मैकेनिज्म से करता है, और क्या क्या थ्योरीज होती हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि इसमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि श्वसन कैसे करते हैं, जैसे हमने अभी एनवायरमेंट सुपरवाइजर में भी पढ़ा हुआ है, अभी तो पढ़ा है ये कुछ दिन पहले रेस्पिरेशन का, कि इसमें ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रैब्स साइकिल होता है, ईटीएस होता है, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, ये किस तरीके से रेस्पिरेशन का जो रेट है वो इफेक्ट होता है, सब चीजें डिस्कस होंगी डिटेल में अच्छे से। नेक्स्ट प्रोसेस आएगा फिजियोलॉजी का, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है प्लांट्स के अंदर होता है, कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं, कौन किसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो आएगा बेटा वो आपका यूनिट आएगा 9th, एम्ब्रियोलॉजी एंड द मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी और मॉर्फोजेनेसिस जो है, इसमें हम सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर पढ़ा था ना, वो सारा का सारा इसके अंदर है। लाइक जो भी आपके पुष्पी पौधों के अंदर प्रजनन होता है वो सारी चीजें इसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। किस तरीके से एंथर बनता है, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से फर्टिलाइजेशन करते हैं, ओव्यूल की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये पोली एम्ब्रियोनी है, एपोमिक्सिस है, ठीक है, ये चीजें डिस्कस करेंगे। मॉर्फोजेनेसिस की अगर बात करें तो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि इसके अंदर किस तरीके से चेंजेस आते हैं, लाइक सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, डोरमेंसी कैसे होती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो इसके अंदर आएंगे, फोटोप्रियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, ये कुछ मूवमेंट होते हैं प्लांट के, ठीक है, वो किस तरीके से होंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका इकोलॉजी आएगा। इकोलॉजी में आप लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ोगे कि इसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, कुछ साइकिल्स होते हैं, बायोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस साइकिल्स होते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, क्या हमारे टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में किस तरीके से हम लोग वाइल्ड लाइफ को मैनेज करेंगे, C2 कंजर्वेशन, C2 कंजर्वेशन की बात करेंगे, किस तरीके से आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है, कहाँ कहाँ होती है, तो ये सारा का सारा इकोलॉजी में आएगा, इकोलॉजी वाले पोर्शन में, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, तो इकोनॉमिक बॉटनी में हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब क्या होएगा कि जो आपकी जितनी भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, मिलेट्स हैं, दालें हैं, प्लांट्स हैं, टिम्बर्स हैं,
ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनका क्या क्या यूज होता है आपकी लाइफ में, ठीक है, किस तरीके से आपकी यूजफुल, किस तरीके से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है आपकी लाइफ में, बस ये चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आएगा आपका जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, बीएससी में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, ठीक है, कि मैंडल ने कुछ लॉज दिए थे, उन लॉज के ऊपर बहुत सारी डिस्कवरी हुई, फिर ठीक है बहुत सारी थ्योरीज बनी, वो सारी थ्योरीज हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, मैंडल के लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरीके से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, लिंकेज, क्रॉसिंग, ये चीजें आपने सुन रखी हैं बेटा सारी, क्योंकि ये 12th में भी है, ठीक है, तो इतना इसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ जाएगा बेटा प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, प्लांट जो होते हैं वो ब्रीडिंग कैसे करते हैं, कुछ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स की बात करेंगे, कुछ मेथड्स की बात करेंगे, ठीक है, किस तरीके से उनके अंदर किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है, किस तरीके से ब्रीडिंग होती है, एक नया प्लांट कैसे बनता है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ हमारी 12 यूनिट्स हैं, ठीक है, तो इतनी कोई बेटा ये हार्ड नहीं है यूनिट्स, ठीक है, वी कैन डू दैट, ठीक है बेटा। अगर ये सोच के चलोगे कि नहीं होगा तो फिर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, अगर ये सोचोगे कि हाँ हो जाएगा, इजी है, तो वी कैन डू दैट, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये था हमारा बेटा बॉटनी का सिलेबस, जिसमें आपकी 12 यूनिट आ रही है, ठीक है, तो उसमें से आप खुद देख लेना बेटा, आप एक बारी एनालिसिस करके कि आपने 80% सिलेबस इसमें से पढ़ रखा है, ठीक है, तो एक बारी खुद देख लेना आपके यहाँ पढ़ रखा है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने पढ़ रखा है बेटा, तो बी कॉन्फिडेंट फॉर एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, ठीक है, वो ये चीज़ पूछ रहे थे कि मैम इतना सारा सिलेबस है कैसे हो पाएगा, तो बेटा अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है पहले से, तो आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है और चीज़ों को और शार्प करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है, बस इतना करना है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हाल ही में उत्तराखंड कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग में 645 रिक्त पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अंदर आप जानते हैं कि जो बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके लिए कुल 283 रिक्त पद हैं, जिसके अंदर उद्यान पर्यवेक्षक, उद्यान निरीक्षक के पद सम्मिलित रूप से शामिल किए गए हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यह जो एग्जाम है आगामी 3 माह के अंदर यानी 7 जनवरी 2024 को हो जाएगा। तो बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर किस तरीके से तैयारी करनी है, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, हमारा एप्लीकेशन NN क्लासेस डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर इस परीक्षा के लिए प्रॉपर टारगेट बैच जो कि उद्यान पर्यवेक्षक के लिए बनाया गया है, और बहुत से बच्चे इसमें एनरोल हो भी गए हैं। तो यह जो बैच है हमारा 17 अक्टूबर यानी कल से शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस जूलॉजी, बॉटनी, GS, GK, हिंदी, उत्तराखंड सभी कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आप तुरंत जाएं, प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, खुद को एनरोल करें और बिना रुके अपनी तैयारी शुरू करें। लोग जो आपका यूनिट देखेंगे वो जोलॉजी देखेंगे, ठीक है, जोलॉजी आपकी कितने 100 मार्क्स की आ रही है, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली यूनिट बेटा आपकी जानी पहचानी यूनिट है, विच इज ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन, ठीक है, किस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज दी हुई है, वो सारी थ्योरीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या कौन से साइंटिस्ट ने दी, क्या क्या टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं काफी सारे एवोल्यूशन से भी, ठीक है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, तो डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि कॉर्डेट्स होते हैं, कुछ नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, लाइक कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है, कहाँ रहते हैं, किस तरीके के दिखते हैं, क्या क्या किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, क्या उनका नॉमेनक्लेचर होता है, ये सारी चीजें हम यूनिट सेकेंड में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट विल बी एनिमल टिश्यू सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मसल्स होती हैं, बोन्स, नर्वस टिश्यूज होते हैं, तो ये सब चीजें आप लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं, पढ़ रखी हैं, लाइक, ठीक है, तो ये आपकी यूनिट बहुत ईजी है एनिमल टिश्यू सिस्टम की। नेक्स्ट आपका आएगा बेटा जो यूनिट है दैट इज प्रोटोजोआ एंड एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोजोआ से अकाइनोडर्मेटा तक, ठीक है, प्रोटोजोआ से अकाइनोडर्मेटा तक के जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनकी बात करेंगे, ठीक है, उनका सिस्टम की बात करेंगे, उनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, उनके एक्सक्रीशन की बात करेंगे, किस तरीके से प्रजनन करते हैं, किस तरीके से श्वसन करते हैं, किस तरीके से उत्सर्जन करते हैं, तो वो यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे दिखते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे यूनिट में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ कॉर्डेटा,
ठीक है। कॉर्डेटा की कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब है कि एनाटॉमी जहाँ भी वर्ड आ जाए ना बेटा, तो हम लोग उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कॉर्डेटास जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कैसी कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, कैसे ऑर्गन्स मिलेंगे, ठीक है, क्या क्या होगा, तो वो हम लोग सारी कॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके अंदर प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, फ्लाइंग मैमल्स आते हैं, क्रोकोडाइल, डायनासोर्स, फिशेस के बारे में बात करेंगे, पेट्रोमाइजोन, मैगजाइन फिशेस होती हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो द हार्ड सिलेबस नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया जनरल कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की जो एनाटॉमी, किस तरीके से इसकी जो हार्ड नाल होती है वो कैसी होती है, उनके जो हार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी जो उत्सर्जन के लिए किडनियां होती हैं वो कैसी होती हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा पोर्शन बेटा इसमें बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी आपके जैविक अणु होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वाइटामिन हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके के होते हैं, क्या नेचर इनका होता है, वो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट विल बी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपका क्या आएगा बेटा, फिजियोलॉजी में आपकी, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, जो आप जैसे कि कुछ हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, कुछ सर्कुलेशन होता है, कुछ हमारे अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, वो चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन हमारे अंदर किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है, कहाँ पे होता है, तो ये चीजें हम लोग फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड आपका एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 8th में आएगा डेवलपमेंट फिजियोलॉजी। डेवलपमेंट फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई एक एम्ब्रियो भ्रूण बनता है, तो वो जो भ्रूण होता है वो उसके बाद उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होने के बाद एक ये वो यंग वन बना लेता है, तो वो बहुत सारी स्टेजेस से होकर गुजरता है। गेस्टुलेशन होता है, ब्लास्टुलेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। किस तरीके से गैमीट बनते हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं, तो हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। एनिमल बिहेवियर की बात करें, इथोलॉजी के बारे में बात करें, तो एनिमल्स का बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो अलग अलग होते हैं, जैसे कि कुछ पानी में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, कुछ लोग कुछ हवा में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एम्फीबियंस होते हैं, जो वाटर पे और लैंड पे दोनों में रहते हैं, तो उनके क्या बिहेवियर्स है, वी गोना डिस्कस इन दिस यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आपकी यूनिट होगी इकोनॉमिक जोलॉजी। बेटा इकोनॉमिक जोलॉजी में वही आ जाएगा जैसे आपका बॉटनी वाली उसमें था, इकोनॉमिक बॉटनी में था, लाइक आपकी जो भी प्लांट्स थे मेडिसिनल, उनका क्या क्या यूज था, ऐसे ही जो आपके एनिमल्स होते हैं उनका क्या यूज है, आप उनको कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्रॉप्स होती हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उनको कैसे यूज करेंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं बेटा जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, उनकी डिस्कशन भी हम लोग इसमें करेंगे। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें जैसे कि वूल देते हैं, जैसे भेड़ बकरी से हमें ऊन ऊन मिलती है, जैसे कि हम लोगों को गाय से दूध मिलता है, तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स थोड़ा आपका मैथ्स का पोर्शन है जिसमें मीन मीडियन मॉड पढ़ेंगे, ठीक है, और जो आपके कुछ ग्राफिक्स होते हैं, कुछ आपकी चाई स्क्वायर्स और टी टेस्ट होते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टेक्निक्स होती है जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर, ये चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक पोर्शन होता है बेटा बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी भी कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ईजी है, ठीक है। कि क्या टेक्निक्स होती है इसके अंदर, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, वो कैसे काम करती है, किस तरीके से हमारी जो वैक्सीन्स हैं वो बनती हैं, क्या क्या यूज वैक्सीन्स के होते हैं, तो वो चीजें डिस्कस करेंगे बायोटेक में। देन आपकी जो लास्ट यूनिट होगी दैट विल बी बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, जैसे आपकी इनपुट डिवाइस, आपकी आउटपुट डिवाइस, आपकी रैम रोम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, ये आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये तो सारा जो सिलेबस है ना बेटा इजी है, और आपने इसमें से मोस्टली सिलेबस पढ़ रखा है, ठीक है। 80% सिलेबस आपका
कवर्ड है, ठीक है। आपने पॉइंट टू पॉइंट फोकस स्टडी करनी है। आपके पास 17 अक्टूबर से लाइक आपका बैच शुरू हो रहा है, तब से लेकर के आपके पास जनवरी 6 तक का टाइम है, क्योंकि 7 जनवरी को आपका एग्जाम है। तो अब आप देख लीजिए आपके पास इतने जो डेज बचे हैं उसमें आप किस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बना करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोगों का क्या रहेगा, हम 17 से क्लास स्टार्ट करेंगे। एक क्लास आपकी बॉटनी का रहेगा और एक क्लास आपकी जोलॉजी का रहेगा, जिसमें हम बॉटनी करते रहेंगे, यूनिट फर्स्ट से शुरू करेंगे, और जो आपका जोलॉजी चलेगा बेटा वो हम लोग दूसरी क्लास में, जोलॉजी क्लास में यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मेन हमारा मोटिव ये रहेगा कि इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रॉपरली नोट्स बना करके पढ़ना, ठीक है। और आपके जो वीकली टेस्ट होगा वो संडे में होता ही होता है, ठीक है। और जो भी आपको डाउट्स क्लियर करने होंगे वो आप मेरे से डाउट्स एट द टाइम ऑफ क्लास कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के टाइम पे ही आप उसी टाइम अपना डाउट पूछो जो भी है, और बी पंचुअल इन क्लास प्लीज। मतलब जो भी आप क्लास ले रहे हो डेली के डेली, ठीक है, क्लास में आ रहे हो, तो वो आप ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं हमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा तो हम लोग उसमें कर लेंगे, नहीं। वो क्या होता है फिर पाइल अप होते रहते हैं। जैसे कि आपने अभी एक एक दिन का छोड़ दिया, फिर सोचा कि नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे, नहीं, फिर नेक्स्ट डे का भी हो गया, 3-4 लेक्चर हो गए, तो वो क्या होता है फिर टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डेली क्लास लगानी है, बॉटनी की क्लास भी अटेंड करो, जोलॉजी की भी क्लास अटेंड करो, प्रॉपरली नोट्स बनाओ, ठीक है, और एक फोकस्ड तरीके से तैयारी करो, ठीक है। और बेटा कुछ बच्चों के ये भी थे क्वेरीज की, हाँ कि मैम जो हमारा सिलेबस है, इतना सारा सिलेबस है, नहीं कवर हो पाएगा। बेटा हो जाएगा कवर, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपने इसमें से 80% सिलेबस पढ़ रखा है, ठीक है। 20% आपका सिलेबस ऐसा है जो आपको लग रहा होगा कि नहीं पढ़ रखा है, वो पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, सिलेबस पूरा कराया जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, दिमाग में ये चीजें नहीं करनी है कि नहीं हम लोगों को नहीं हो पाएगा या हो पाएगा, वो वाली चीजें नहीं रखनी है। अगर बेटा मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप सोचोगे कि हाँ कि नहीं हो पाएगा तो फिर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेके चलो, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, किसी भी चीज से कोई भी डाउट हो आपको, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका आंसर आपको मिलेगा। और आप अच्छे तरीके से फोकस्ड स्टडी कीजिए। और 17 अक्टूबर से हम लोगों का बैच शुरू हो रहा है, तो आप 17 अक्टूबर से बिल्कुल अपनी बॉटनी की क्लास भी लगाइए, अपनी जोलॉजी की क्लास भी लगाइए, ठीक है, और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। एंड मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, सब बच्चों का सिलेक्शन हो, आई वांट दिस, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग बस यहीं तक ही रखते हैं आज, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं 17 अक्टूबर को क्लास में, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।